नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का गोल्डन पेपर लेकर आया हूं। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरे ही 30 प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। देखिएगा, लेवल 1 के लिए भी बेहद उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है और ये जो टेस्ट है आरबीएससी की किताबों से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में दूसरी स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी और भारत में स्थिति ऐसी थी। ये जो 4 विकल्प है, इसमें आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। तो प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर का चुनाव करो कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो साथियों, इसमें जो सही आंसर है, इसका जो भूतकालिक रूप होगा, भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में स्थिति दूसरी थी, ये इसका भूतकालिक रूप होगा। अगर आप तीसरे पे आ रहे हो तो तीसरा विकल्प गलत है। भारत में ऐसी स्थिति थी, ये भी गलत है। भारत की स्थिति दूसरी थी, ये भी गलत है। भारत में स्थिति ऐसी थी तो गलत ही हो गया, क्योंकि दूसरी थी की बात की जा रही है। तो दूसरी थी वाला 2 ही विकल्प है, दूसरा और तीसरा। लेकिन तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत की नहीं, भारत में, ठीक है, भारत में स्थिति दूसरी थी। सेकंड विकल्प सही है। आर्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसी में सेकंड विकल्प को ही सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल की बात की जा रही है तो वर्षा हो रही थी मतलब पहले की बात है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है साथियों, क्योंकि क्रिया पूर्ण नहीं है भूतकाल में। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ लिया उसने, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है ये। लेकिन पूछ क्या रहा है, सामान्य वर्तमान काल। सीता बाजार जाती होगी पे हमें संदेह है, ठीक है, जाती होगी कंफर्म नहीं है। लेकिन तीसरा विकल्प है, वह कलकत्ता जाता है मतलब वर्तमान में, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। आँख और नाक, भीड़ और मंडल, बचपन और पहनावा और गंगा और हिंदी। तो देखो, आँख क्या है, आँख अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। भीड़ अच्छी होती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। बचपन अच्छा होता है, पहनावा अच्छा होता है, तो ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द है साथियों। बाकी गंगा अच्छी होती है तो ये वापस स्त्रीलिंग का उदाहरण है, इसलिए थर्ड विकल्प ही आपकी इस क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके, अशुद्ध बहुवचन है। दवाइयाँ, चिड़ियाँ, बालिकाएँ और रातें। देखिएगा, चारों ही बहुवचन में है, लेकिन 3 बहुवचन तो शुद्ध है और 1 बहुवचन क्या है, अशुद्ध है साथियों। तो जो अशुद्ध बहुवचन है उसका चयन आपको इसमें करना है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में जो आपके सही आंसर है वो है दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ जो शब्द है, दवाई शब्द में तो जब हम यहाँ प्रत्यय लगाते थे साथियों, तो शब्द दवाइयाँ बनता है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, दवाइयाँ, इस प्रकार से, क्योंकि प्रत्यय इया होता है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है 5वें प्रश्न में। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखो, छत्र छाया कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, छत्र और यहाँ चे लगता है बीच में आधा और छाया। तो यहाँ पर ये जो चे नहीं लग रहा है, ये चे किसके कारण आता है, संधि के कारण आता है साथियों। तो मतलब इसमें संधि संबंधी अशुद्धि है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। तो आपके 6वां क्वेश्चन, गलत विलोम शब्द है। सृष्टि का प्रलय, वृद्धि का हास, हिस्व का दीर्घ और हष्ट का पुष्ट। तो गलत विलोम शब्द आपको यहाँ पर देखना था प्रश्न नंबर 6 में। देखो, सृष्टि का प्रलय ही होता है, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना, हास मतलब कमी, तो ये भी सही है।
ऋस्व का दीर्घ ही होता है लेकिन हष्ट पुष्ट। साथियों हष्ट का पुष्ट नहीं होता है, हष्ट पुष्ट तो दोनों समानार्थी है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 7। आशातीत में, एक सेकंड रुकना थोड़ा। ये रहा 7वां क्वेश्चन। आशातीत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। साथियों आशातीत की अगर हम बात करें तो द्वंद्व और द्विगु तो इसमें नहीं दिख रहा है। अब एक तो बहुव्रीहि दिख रहा है या फिर तत्पुरुष, दोनों में से एक हो सकता है। दिख रहा है क्या मतलब हो सकता है, दिख तो नहीं रहा है, दिख तो एक तो गलत है फिर दिखने में। तो देखो बात करें आशातीत की तो आशा से अतीत, आशा से परे। साथियों आशा से अतीत यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो आपके 8वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? संधि की दृष्टि से बेमेल है। ठीक है, संधि की दृष्टि से बेमेल आपको ढूंढना है। परस्पर, पुनरुद्धार, नीरस और अनुच्छेद। साथ ही बात करें संधि की दृष्टि से बेमेल की तो इनमें से कौन सा शब्द बेमेल है? एक बार थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसका उत्तर दीजिएगा। साथियों देखो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद में व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन। परस्पर परह प्लस पर परस्पर बनता है, पुनः प्लस उद्धार पुनरुद्धार बनता है, निह प्लस रस निरस बनता है। तीनों में ही विसर्ग है लेकिन अनुच्छेद में कौन सी है? व्यंजन है। इसलिए आपके चौथा विकल्प संधि की दृष्टि से क्या रहेगा? बेमेल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 9, ये देखिएगा 9वें क्वेश्चन को। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। निराकरण, अनाहार, संगठित और व्याकरण। तो बताइए भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा? एक बार वापस प्रश्न को देख लीजिए, समझाऊंगा नहीं प्रश्न को, क्योंकि समझाने से फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो देखो मुझे कठिन भी नहीं करना है लेकिन वहाँ कोई समझाने वाला नहीं है ना, समझाने की सुविधा पेपर में थोड़ी होती है, इसलिए नहीं समझाऊंगा साथियों। तो पहला आंसर बता दीजिए। राइट आंसर देख लेते हैं। आपके विकल्प नंबर 3 सही है। कैसे है? क्योंकि उस विकल्प का हमें चुनाव करना था जिसमें एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो निराकरण में एक तो निर उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है साथियों। अनाहार में एक तो अन उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में भी वि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। लेकिन आपके इसमें एक ये शब्द आ रहा है, कौन सा? संगठित। तो संगठित का विच्छेद होता है सम प्लस घटित, शब्द क्या बन जाता है? संगठित, जिसमें सिर्फ सम ही उपसर्ग है, एक ही है। तो एकाधिक उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। एकाधिक मतलब एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड विकल्प 9वें प्रश्न में सही है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सदैव, एक सेकंड रुकना वापिस, ये देखिए दिख रहा है प्रश्न सभी को। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? जनता, दाम, लोग और हस्ताक्षर। तो 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में नहीं रहते हैं, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो कि सदैव एक वचन में रहता है। RBSC की किताबों से है प्रश्न यह साथियों। देखिएगा सदैव एक वचन की बात की जा रही है तो जनता शब्द जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। दाम, लोग और हस्ताक्षर ये तीनों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिंग की दृष्टि से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मित्र, सूचना, उपहार और अध्यायी। बताइए 11वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देख लीजिए वापस एक बार अच्छे से प्रश्न को और फिर उसके बाद में ही उत्तर दीजिएगा इसका। देखो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, उपहार, अध्याय, सूचना, मित्र में से विकल्प नंबर 3 क्या सॉरी एक बार देख लेते हैं। आपने सोच लिया होगा, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं रखा, तो एक बार देख लेते हैं इसको। लिंग की दृष्टि से बेमेल, तो मित्र अच्छा होता है, सूचना अच्छी होती है, उपहार अच्छा होता है, अध्याय अच्छा होता है। तो ये सूचना जो है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बाकी मित्र, उपहार और अध्याय पुल्लिंग के उदाहरण है। तो फिर तीसरा नहीं, इसमें दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, सूचना। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12,
इनमें से कौन सा वाक्य साधारण है? साधारण या सरल वाक्य कौन सा है? कीजिए चुनाव। बालक रोया और चुप हो गया। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा। तो देखो, एक वाक्य इनमें से साधारण है, उसी साधारण वाक्य का आपको चुनाव करना है। तो सोच लिया होगा, देख लिया होगा प्रश्न को अच्छे से, और अब आंसर देख लेते हैं इसका। तो साथियों, राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। ये एक साधारण वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि ये न तो जुड़ रहा है, न अलग हो रहा है, न किसी पे आश्रित है। पहला विकल्प जो है, बालक रोया और चुप हो गया, तो ये दोनों अलग अलग वाक्य है, और बीच में आ रहा है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है साथियों। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदैव, जो और वे से जुड़ रहा है, तो वे ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा, तो साथियों ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे आपको साधारण देखना था, तो ओनली थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 13 है साथियों आपके, वचन की दृष्टि से किसमें परिवर्तन नहीं होगा? दीवार, घर, पंखा और पानी। तो प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आपको इनमें से कौन सा विकल्प लग रहा है जो कि वचन की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होगा साथियों? राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, पानी शब्द वचन की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है, अतः चौथा विकल्प ही 13वें प्रश्न में सही है। बाकी जो तीसरा विकल्प है पंखा, तो इसका पंखे कर सकते हो, घर तो घर का घरों कर सकते हो, दीवार दीवार का दीवारें कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पानी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः चौथा विकल्प ही आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, पदबंध है। तो देख लीजिए कहाँ क्या आपको देखना है। संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है। तो साथियों देखिएगा, रेखांकित भी हो रहा है वाक्य, तो थोड़ा उसको देख लेंगे। वाक्य क्या है? उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है। अब यहाँ पर छोटी शब्द क्या, एक विशेषण शब्द है, तो इसलिए ये एक विशेषण पदबंध का उदाहरण रहेगा। थर्ड विकल्प आपके कौन सा प्रश्न है साथियों? ये प्रश्न नंबर 14, इसमें सही रहेगा विशेषण पदबंध, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यद्यपि रेल यात्रा में पर्याप्त सतर्क रहते हैं, तथापि लखनऊ के स्टेशन पर किसी ने उनसे 50 रुपये ठगकर उनकी यहाँ रिक्त स्थान है। उचित मुहावरे का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। आँखों में धूल झोंकना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल चढ़ने जाना और अक्ल के पीछे लाठी फिरना। तो साथियों अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, ऐसा है ना। तो ये जो 4 विकल्प है, अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि यद्यपि रेल यात्रा में वे पर्याप्त सतर्क रहते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई है जो रेल यात्रा में पर्याप्त सतर्क रहता है, लेकिन लखनऊ के स्टेशन पर किसी ने 50 रुपये ठगकर उनकी आंखों में धूल झोंक दी। साथियों प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही मेहनत हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। इनमें से किस चिन्ह को विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह और हंसपद चिन्ह। तो देखो, विराम चिन्ह से संबंधित ये जो क्वेश्चन लिया गया है, विस्मरण चिन्ह की बात करें तो इनमें से हंस पद को विस्मरण चिन्ह कहते हैं साथियों। कैसे? हंस पद इस प्रकार का होता है, ऊपर जैसे मान लो कोई शब्द छूट जाता है तो अपन इस प्रकार का ये चिन्ह लगा के ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, तो वो होता है विस्मरण चिन्ह, जिसको हंसपद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इकाइयाँ, भाषाविद, तिलांजलि और चक्रपाणी। तो साथियों कौन सा शब्द यहाँ पर आपको शुद्ध लग रहा है प्रश्न नंबर 17 में? बताइएगा राइट आंसर मित्रों, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देखिएगा, एक शब्द है इकाइयाँ। इकाइयाँ एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। इस प्रकार से इकाइयाँ लिखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है भाषाविद। तो भाषाविद जब हम लिखते हैं भाषाविद, इस प्रकार यहाँ हलंत लगता है साथियों इसमें, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। शब्द लिखते हैं तिलांजलि, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। अगर आप इसमें ल में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तिलांजलि को ऐसे लिखा जाता है, अर्थात यही शब्द शुद्ध है।
तो फिर थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। बाकी चक्रपाणी जब हम लिखते हैं तो चक्रपाणी को इस प्रकार से लिखा जाता है, चक्रपाणी। ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपके प्रश्न 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, मूकबधिर बालक और इनमें से सभी। तो साथियों, ब्रेल लिपि का प्रयोग लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको ब्रेल पद्धति कहते हैं। अब देखिएगा, ब्रेल पद्धति का प्रयोग दृष्टिहीन जो बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसमें कुछ उभरे हुए वर्ण होते हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो छू करके, ठीक है, उसको महसूस करके सीखते हैं। विकल्प आपका एक सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? अनुवाद का, शब्दकोश का, मौखिक अभिव्यक्ति का और इन तीनों का। तीनों का नहीं, इन तीनों का लिखा था, है ना। तो देखो क्या क्या शब्द है, एक तो चित्र है, एक प्रतिमूर्ति है, एक आंगिक चेष्टा है, एक आदि के द्वारा अर्थ का यदि आप स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अनुवाद का भी सहारा ले सकते हो, शब्दकोश का भी ले सकते हो, मौखिक अभिव्यक्ति का भी ले सकते हो, मतलब इन तीनों का ले सकते हो। तो चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। साथ देखिएगा, आपके प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से स्वगति से सीखने पर आधारित विधि है, आगमन विधि है, प्रयोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है और अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। जो स्वगति से सीखने पर आधारित विधि है वो इनमें से किस विकल्प में दी गई है? साथियों, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर देखते हैं। देखिए, जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है जिसके जनक कौन है? B.F. स्किनर इसके जनक है साथियों। और अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो ये है, इसमें छात्र खुद की सीखने की जो गति होती है उस गति से सीखते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे। किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साधारण स्मरण, रिक्त स्थान की पूर्ति, वर्गीकरण पद और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जिस प्रकार से 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सोच करके उत्तर दीजिएगा साथियों कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखिए, कोई भी परीक्षा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? बहुविकल्पी होते हैं। जैसे रीट का ही पेपर है, तो अभी ये प्रश्न देख लो, ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अधिकतर परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान, साधारण स्मरण, वर्गीकरण वाले तो बहुत ही कम होते हैं साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? कब तक चलती रहनी चाहिए, यहाँ पर कब तक चलती अलग अलग होना चाहिए था। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले और जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे तब तक चलती रहनी चाहिए, गलत है ये। जब विद्यालय में समय मिले, जब तक विद्यालय में समय मिले तब तक भी नहीं, जब तक छात्र रुचि ले न ले तब तक भी नहीं, बल्कि जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चालू रहना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। तो 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अध्यापन कौशलों में सम्मिलित नहीं है पाठ्य स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल और श्यामपट्ट कौशल। देखो, अध्यापन कौशल जब हमें सिखाए जाते थे तो साथियों अध्यापन कौशल के अंतर्गत हमें प्रश्न कौशल भी सिखाए जाते थे कि भाई किस प्रकार से प्रश्न पूछना है। श्यामपट्ट कौशल भी सिखाया गया था कि किस प्रकार से श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। पाठ्य स्थापना कौशल भी सिखाया गया था, लेकिन साथियों लेखन कौशल जैसी कोई चीज़ अध्यापन कौशलों में नहीं होती है। विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देख लेंगे। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अर्थ है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना ही वाचिक अभिनय है।
एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना वाचिक अभिनय है। कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय करना। देखिए, अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय किया जा रहा है तो उसको हम वाचिक अभिनय नहीं कहते हैं, बल्कि कई विद्यार्थियों द्वारा जब विभिन्न पात्रों के संवाद बोल कर के अभिनय करेंगे तो उसको ही वाचिक अभिनय कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कक्षा में मान लीजिए आप नाटक का कोई पाठ पढ़ा रहे हो, तो उसमें 5 पात्र है तो 5 अलग अलग पात्रों का चयन कर लिया कि तू ये बन जा, तू ये बन जा। अब अलग अलग वो संवाद बोल रहे हैं साथियों, तो फिर वो ही वाचिक अभिनय है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं है। सामग्री सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। सामग्री का आकार कम से कम इतना होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे देख सके। सामग्री छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने वाली होनी चाहिए और सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। तो साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्री का जो गुण नहीं है उसको आपको देखना है कि भाई 25वें क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो सोच लीजिए, इसके लिए आपको 10-5 सेकंड का टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर सही उत्तर आपका होना चाहिए साथियों। तो चलिए बताइए कि भाई कौन सा विकल्प दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं रहेगा। यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का जो गुण नहीं है वो है सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। क्योंकि साथियों, अत्यधिक बातें रहेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कम शब्दों में भी तो हम ज़्यादा चीज़ें समझा सकते हैं। इसलिए चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही रहेगा। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि पहला है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। तो चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 26 से निम्न में से अप्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाता है और सामान्यतः इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। तो जो अप्रमापीकृत, भाई एक तो होता है प्रमापीकृत परीक्षण और एक होता है अप्रमापीकृत परीक्षण। तो जो अप्रमापीकृत परीक्षण है इसकी क्या विशेषता नहीं है साथियों, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है, सही है बिल्कुल। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये भी सही है। कक्षा शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी सही है साथियों। लेकिन जो चौथा विकल्प है सामान्यतः है इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है, ये गलत है। क्योंकि प्रमापीकृत परीक्षण की होती है अधिक तो अप्रमापीकृत की तो कम होती है। इसलिए आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प अप्रमापीकृत परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। आपके प्रश्न संख्या 27, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन का ही एक अंग है। मूल्यांकन से शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता चलता है और मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध है। तो मूल्यांकन के बारे में आपको असत्य कथन देखना है, इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर सोच करके उत्तर देना है। तो कौन सा रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों देखते हैं विकल्पों को, सोच लिया होगा आपने। तो पहला क्या कह रहा है, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल निरंतर जारी रहता है। ये मापन का ही इसको एक अंग, मापन का ही एक अंग है, गलत है ना ये तो। क्योंकि भाई मूल्यांकन मापन का अंग नहीं होता है, बल्कि मापन किसका अंग होता है, मूल्यांकन का। तो फिर ये मूल्यांकन के संबंध में क्या हो गया, असत्य हो गया। इसलिए आपके दूसरा विकल्प प्रश्न 27 में सही है। बाकी शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता भी मूल्यांकन से चलता है और उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध भी इसका होता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 28 पर। आपके 28वां प्रश्न, लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर अभ्यास कराया जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, फेस्टोलॉजी विधि। देखो, लेखन कौशल विकसित करना है, इसके लिए आपको बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर यदि हम अभ्यास कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लिखा मैंने क, तो के का इस प्रकार बिंदु मैंने ये बना दिए, ये बिंदु बना दिए, ठीक है। अब बच्चे से कहा कि भाई इन बिंदुओं को मिलाओ, तो बिंदु ये मिला के बिंदु मिला के और ये क्या बना दिया, क बना दिया साथियों। मतलब अच्छे से बनाएगा वो तो एक मैं बता रहा हूँ।
तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, रूपरेखा अनुकरण विधि के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर। तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। जितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जाइएगा, और 30 में से मान लो 1-2 प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके 29वें क्वेश्चन को। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना और कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। देखिएगा, लेखन कुशलता का विकास आपको करना है तो सबसे कम इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, आंखों देखी घटनाओं को लिखेंगे तो उससे भी अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ये चीज़ें साथियों हमारी जो हमारा जो अधिगम है उसको दर्शाता है। लेकिन प्रतिलिपि में तो वैसा का वैसा ही लिखना होता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो दूसरा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं साथियों। प्रश्न संख्या 30। देखो, इसके बाद में साइकोलॉजी का भी वीडियो आ रहा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है और अर्थ को समझने में मदद करता है। तो देखो, जो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन हम करते हैं मित्रों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, अर्थ को समझने में ये मदद करता है भावपूर्ण पठन। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर कोई इसमें केवल आ रहा है ना, केवल कविताओं पे ही भावपूर्ण तोड़ी होगा, और भी चीज़ों पे हो सकता है, एकमात्र यही आदर्श रूप तोड़ी है, और भी चीज़ें होती है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त नहीं है साथियों, ठीक है। ओनली 4th विकल्प यहाँ सही रहेगा 30वें प्रश्न में।